जब जर्मनों ने उनका नाम सुना तो वे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो गए। जहां भी जॉर्ज पैटन दिखाई देते, तुरंत हमला शुरू हो जाता, बिना रुके या समझौता किए। उन्हें रक्षात्मक रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। देरी के लिए उनमें कोई धैर्य नहीं था और वे केवल गति, दबाव और हमले में विश्वास रखते थे। मित्र देशों के लिए वे एक कुशल कमांडर थे, उनके दुश्मनों के लिए एक वास्तविक खतरा। लेकिन असल में वे कौन थे? एक सैन्य प्रतिभा के धनी या युद्ध के एक खतरनाक कट्टरपंथी? 11 नवंबर 1885 को कैलिफोर्निया के सैन गैब्रियल स्थित लेक वाइनयार्ड रेंज में जॉर्ज एस. पैटन का जन्म हुआ, जो एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जिसक ही सैन्य पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी। वे जॉर्ज स्मिथ पैटन और रूथ विल्सन के पुत्र थे। बचपन से ही वे सम्मान, अनुशासन और देशभक्ति के आदर्शों से घिरे रहे, जैसा कि उनके पूर्वजों ने कई महत्वपूर्ण संघर्षों में प्रदर्शित किया था। उनके एक पूर्वज ह्यूग मर्सर ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोही सेनाओं का नेतृत्व किया था, विशेष रूप से 1777 में प्रिंसटन की लड़ाई में ब्रिटिश सेना के हाथों शहीद होने से पहले। इसके अलावा परिवार के सदस्यों ने गृहयुद्ध के दौरान कॉन्फेडरेट सेना के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी। जॉर्ज स्मिथ पैटन ने 22वीं वर्जीनिया रेजिमेंट का नेतृत्व की, जब तक कि वे विंचेस्टर की लड़ाई में शहीद नहीं हो गए और वालर टेजवेल पैटन गेटिसबर्ग में शहीद हो गए, जिससे एक ऐसी सैन्य विरासत कायम हुई जिसने निस्संदेह पैटन के पालन पोषण को आकार दिया। बचपन से ही पैटन डिस्लेक्सिया से जूझ रहे थे, जो उनके पढ़ने लिखने के कौशल में बाधा उत्पन्न करता था। इन बाधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने 11 वर्ष की आयु तक घर पर ही निजी ट्यूशन ली, जिसके बाद उनका दाखिला सारेना के स्टीफन क्लार्क स्कूल में हुआ। इस दौर ने उनके व्यक्तित्व को काफी हद तक आकार दिया। प्रारंभिक शैक्षिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान की अदम्य प्यास का प्रदर्शन किया, विशेष रूप से इतिहास और सैन्य रणनीति में। किशोरावस्था के दौरान वे स्किपियो अफ्रीकनस, जूलियस सीजर, हैनिबल बारका, जोन ऑफ आर्क, नेपोलियन बोनापार्ट और जॉन मोस्बी जैसे महान रणनीतिकारों और ऐतिहासिक नेताओं के कारनामों से बेहद प्रभावित हुए। इन हस्तियों के प्रति उनकी प्रशंसा मात्र ही नहीं थी, उन्होंने उनके अभियानों, रणनीतियों और रणनीतिक विकल्पों का गहन अध्ययन किया, जिससे उन्हें युद्ध, रसद और नेतृत्व की गहरी समझ प्राप्त हुई। शास्त्रीय साहित्य और ग्रीको रोमन पौराणिक कथाओं ने पैटन को सांत्वना और प्रेरणा प्रदान की। इलियड और ओडिसी उनकी रात को सोने से पहले पढ़ने वाली पुस्तकें थीं, जिन्होंने वीर योद्धाओं के माध्यम से सम्मान, साहस और युद्धक्षेत्र में गौरव की उनकी समझ को आकार दिया। विभिन्न खेलों में भाग लेने के दौरान उनकी खेल पर हलन प्रतिभा और शैक्षणिक रुचि दोनों निखर कर सामने आईं। विशेष रूप से घुड़सवारी में उनकी निपुणता उनकी महत्वपूर्ण प्रतिभाओं में से एक बनकर उभरी। इस कौशल ने न केवल उन्हें घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद की, बल्कि घुड़सवार अधिकारी के रूप में उनके प्रशिक्षण के दौरान भी उन्हें एक अतिरिक्त लाभ प्रदान किया, जहां गतिशीलता और भूभाग पर नियंत्रण सर्वोपरि था। कम उम्र से ही सैन्य मार्ग स्पष्ट था। 16 वर्ष की आयु में पैटन ने सीनेटर थॉमस बार्ड को संयुक्त राज्य सैन्य अकादमी में प्रवेश के लिए पत्र लिखा। गणित में कमजोर होने के कारण प्रारंभिक अस्वीकृति के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प अटूट रहा। अपने सपने को साकार करने के उद्देश्य से उन्होंने वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जहां वे अपने अनुशासन, लगन और प्रतिस्पर्धी स्वभाव के लिए जाने गए। एक नेता के रूप में उनकी प्रतिभा और शारीरिक एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण के प्रति उनके समर्पण ने उनके प्रशिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। 1904 में अपने असाधारण प्रदर्शन के कारण
पैटन को वेस्ट पॉइंट स्थित प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी में प्रवेश मिल गया, जो अमेरिकी सेना के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को तैयार करने के लिए प्रसिद्ध है। वेस्ट पॉइंट में पैटन ने शैक्षणिक शिक्षा को कठोर शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण के साथ एकीकृत किया। उन्होंने तलवारबाजी, पोलो और अमेरिकी फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन खेलों में उन्होंने सहनशक्ति, चपलता और मजबूतता हीम भावना विकसित की। अकादमी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कई चोटें आईं, जैसे कि फ्रैक्चर और फ्लेबाइटिस, लेकिन इन असफलताओं ने उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को और भी मजबूत बना दिया। 1907 में उन्होंने सम्मान सहित अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे उनके एक विशिष्ट सैन्य करियर की शुरुआत हुई, जिसने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे महान जनरलों में से एक के रूप में अनुस्वर स्थापित किया। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उनकी असाधारण शैक्षणिक क्षमता और प्रभावशाली शारीरिक प्रदर्शन उल्लेखनीय थे। उन्होंने तलवारबाजी, पोलो और अमेरिकी फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे उनमें अनुशासन, सहनशक्ति और प्रतिस्पर्धा की प्रबल भावना विकसित हुई। अमेरिकी फुटबॉल ने उन पर स्थायी निशान छोड़े, क्योंकि उन्हें 3 बार नाक घुटने और चमड़ी में सूजन जैसी समस्या हुई थी। फिर भी इन चोटों ने उनके चरित्र और दृढ़ संकल्प को और मजबूत बनाया। तलवारबाजी उनका एक और जुनून था। जॉर्ज पैटन घुड़सवारी में माहिर थे, जिससे न केवल वे एक कुशल घुड़सवार बने, बल्कि घुड़सवार सेना अधिकारी के रूप में उनकी भावी भूमिका के लिए भी उनके कौशल निखर उठे, जहां चपलता और भूभाग की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1909 में उन्होंने वेस्ट पॉइंट से घुड़सवार सेना में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो वर्षों की कड़ी मेहनत और कठोर प्रशिक्षण का परिणाम था। इसी दौरान पैटन एक स्थिर निजी जीवन जी रहे थे। सांता कैटालिना द्वीप की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात बोस्टन के प्रभावशाली उद्योगपति फ्रेडरिक आयर की बेटी बीट्रिस बेनिंग आयर से हुई। उनका रिश्ता मजबूत हुआ और उन्होंने 26 मई 1910 को मैसाचुसेट्स के बेली फार्म में शादी कर ली। इस दंपति के 3 बच्चे हुए, बीट्रिस स्मिथ, रूथ एलेन और जॉर्ज पैटन चतुर्थ, जिन्होंने बाद में अपने सैन्य वंश को आगे बढ़ाया। पैटन ने अपने पारिवारिक दायित्वों और चुनौतीपूर्ण सैन्य करियर के बीच कुशलतापूर्वक संतुलन बनाए रखा और अपने प्रशिक्षण और सामरिक एवं शारीरिक कौशल को बढ़ाने को लगातार प्राथमिकता दी। इसी दौरान पैटन ने खेल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन न किया। उन्हें 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, जहां उन्होंने आधुनिक पेंटाथलॉन में भाग लिया। यह एक बहुविषयक स्पर्धा थी, जिसमें तलवारबाजी, तैराकी, पिस्टल शूटिंग, घुड़सवारी और लंबी दूरी की दौड़ शामिल थी। 42 अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के बीच उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने घुड़सवारी में 3रा स्थान, तलवारबाजी में 9वां स्थान, 4000 मीटर दौड़ में 5वां स्थान प्राप्त किया और पिस्टल शूटिंग में उनका परिणाम विवादास्पद रहा, जिसके कारण स्कोरिंग विवादों के चलते वे पोडियम तक नहीं पहुंच सके। इन प्रतियोगिताओं ने न केवल उनकी शारीरिक अनुकूलन क्षमता को उजागर किया, बल्कि दबाव में भी एकाग्रता और सटीकता बनाए रखने के उनके कौशल को भी प्रदर्शित किया। ये ऐसे गुण थे जिन्होंने उनके सैन्य करियर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अमेरिकी सेना में भी पैटन को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। तलवारबाजी में अपनी महारत के लिए उन्हें मास्टर ऑफ द स्वॉर्ड की उपाधि से नवाजा गया था। उन्होंने M1913 घुड़सवार कृपाण का भी आविष्कार किया, जिसे बाद में पैटन कृपाण के नाम से जाना गया। यह हथियार घुड़सवार हथियारों में तकनीकी उन्नति और उनके करियर को परिभाषित करने वाले नवोन्मेषी
और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण का प्रतीक था। हाँ, उनके कौशल के कारण उन्हें 1912 में ओलंपिक खेलों के लिए चुना गया, लेकिन मैक्सिको सिटी में 1912, 1916 में होने वाले खेल मैक्सिकन क्रांति और पांचो विला के विद्रोह के कारण रद्द कर दिए गए, जिससे क्षेत्र में स्थिरता फैल गई थी। उसी वर्ष लेफ्टिनेंट पैटन ने सैन्य संदर्भ में मैक्सिको का पुनः दौरा किया, जहां उन्होंने अमेरिकी सेना के दंडात्मक अभियान के हिस्से के रूप में जनरल जॉन जे के अधीन सेवा की। पूर्णविराम। ऑपरेशन परशिंग का लक्ष्य पांचो विला की सेना थी, जो न्यू मैक्सिको के कोलंबस में हमलों और नागरिकों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार थी। पैटन ने प्रथम कैवलरी रेजिमेंट के साथ इस अभियान में भाग लिया और उन्हें वास्तविक युद्ध का पहला अनुभव इसी ऑपरेशन के दौरान हुआ। मई 1916 में उन्होंने 10 सैनिकों के एक छोटे समूह का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के एक ठिकाने पर सीधा हमला किया और विला के लड़ाकों से भिड़ गए। इस झड़प के दौरान पैटन ने व्यक्तिगत रूप से 2 गुरिल्लाओं को मार गिराया, जिनमें विला के निजी अंगरक्षक का प्रमुख जूलियो कार्डेनास भी शामिल था। इस घटना ने उनकी हाथीदांत की पिस्तौल पर 2 निशान जोड़ दिए, जो उनकी शुरुआती युद्ध सफलताओं का प्रतीक थे। तत्काल सैन्य प्रशंसा के अलावा इस मुठभेड़ ने उन्हें वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में नेतृत्व की व्यावहारिक समझ प्रदान की, जिससे एक साहसी, दृढ़ निश्चयी अधिकारी के रूप में उनकी छवि और मजबूत हुई, जो रणनीतिक जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते थे। सन 1916 में जॉर्ज पैटन ने पेंचो विला के विरुद्ध अमेरिकी जवाबी अभियान के दौरान न पहली बार युद्ध का सामना किया। यह सैन्य अभियान न्यू मैक्सिको में विलिस्ता गुरिल्ला हमलों के कारण शुरू किया गया था। 6वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में पैटन ने 10 सैनिकों का एक साहसी दल का नेतृत्व करते हुए दुश्मन की चौकी पर आक्रमण किया। उन्होंने परिवहन और हमले के लिए 3 कारों का उपयोग करके एक नई तकनीक अपनाई, जो घुड़सवारी की पारंपरिक तकनीक से पहले की थी। युद्ध में पैटन ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और विला की सुरक्षा टीम के एक प्रमुख सदस्य जूलियो कार्डेनास सहित कई गुरिल्लाओं को व्यक्तिगत रूप से मार गिराया। उनके वीरतापूर्ण और दृढ़ कार्यों ने उन्हें एक निडर अधिकारी के रूप में स्थापित किया और उनकी कोल्ट पिस्तौल के हैंडल पर विजय चिन्ह उकेरने की परंपरा को जन्म दिया, जिसे उन्होंने अपने पूरे सैन्य करियर में जारी रखा। इस घटना के बारे में सुनकर जनरल जॉन जे परशिंग ने मजाक में कहा, हमारे बीच एक सच्चा बागी है। यह टिप्पणी युवा लेफ्टिनेंट के साहसिक कारनामों के प्रति प्रशंसा और आश्चर्य दोनों को दर्शाती थी। अप्रैल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवेश के कारण पैटन को जून में अमेरिकी अभियान बल के हिस्से के रूप में एक बार फिर परशिंग की कमान में फ्रांस भेजा गया। उनका कार्य अमेरिकी मशीनीकृत युद्ध के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। उन्हें नवगठित टैंक कोर का नियंत्रण दिया गया, जो एक अभिनव हथियार था जिसे पैटन ने आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में घुड़सवार सेना के अगले चरण के रूप में समर्थन दिया। पेरिस में रहते हुए उन्होंने फ्रांसीसी रेनॉल्ट एप्टी का गहन अध्ययन किया, जिसका उपयोग कैम्ब्री की लड़ाई में विजयी रूप से किया गया था, जो युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण तकनीक ही छलांग थी। 1917 से 1918 तक पैटन ने लगभग 500 अमेरिकी टैंक क्रू को रेनॉल्ट एप्टी को चलाने का प्रशिक्षण दिया, जिससे वे पहले सैन्य दस्तों के युद्ध क्षेत्र में पहुंचने से पहले व्यावहारिक संचालन का ज्ञान रखने वाले एकमात्र अमेरिकी अधिकारी बन गए। उनके गहन प्रशिक्षण में नकली लड़ाइयां, वाहनों के बीच समन्वय अभ्यास और दुश्मन के ठिकानों पर नकली हमले शामिल थे, जिन्होंने भविष्य की अमेरिकी बख्तरब रणनीति की नींव रखी। अगस्त 1918 में 304वीं बख्तरबंद
ब्रिगेड के प्रमुख के रूप में उन्होंने सेंट मिशेल की लड़ाई में सफलतापूर्वक भाग लिया, जहां अमेरिकी टैंकों ने जर्मन मोर्चों को कुशलतापूर्वक भेद दिया और बाद में म्यूजारगोन आक्रमण में भी भाग लिया। 25 सितंबर को अंतिम अभियान में पैटन एक सार्जेंट के साथ अकेले ही एक पहाड़ी पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उनकी साहसी, आवेगी प्रकृति और अत्यधिक जोखिम लेने की तत्परता का पता चलता है। महज एक महीने बाद युद्ध समाप्त हो गया और पैटन को उनकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए पर्पल हार्ट से सम्मानित किया गया। 1919 में वे संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए और मैरीलैंड के कैंप मीड में कप्तान के रूप में तैनात होकर प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। यहाँ एक कठोर और अनुशासित कमांडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। उन्होंने सख्त अनुशासन लागू किया, किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं किया और अधीनस्थों से औपचारिक सम्मान की मांग की, जिससे उनके पूर्वजों और सैन्य प्रशिक्षण पर उनका गर्व पर हलंतदर्शित हुआ। कई प्रशिक्षुओं को उनकी शैली प्रशियाई अधिकारियों की शैली जैसी लगी, जिसके कारण कुछ लोगों ने उन्हें एक अड़ियल तानाशाह कहा। हालांकि उनकी कमान और क्षमता निर्विवाद थी, उनकी कम हान में सैनिकों पर उनके कठोर प्रशिक्षण विधियों और उत्कृष्टता के अटूट प्रयास का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में पैटन ने विभिन्न बैरकों में प्रशिक्षण देकर अपने हौसल और ज्ञान को और निखारा। इनमें 1920 में फोर्ट मेयर और 1922 से 1923 तक फोर्ट रिले में कैवलरी स्कूल शामिल थे। यहाँ उन्होंने न केवल घुड़सवार सेना की रणनीति और सैन्य नेतृत्व का ज्ञान दिया, बल्कि मशीनीकृत युद्ध के बारे में भी विचार विकसित और परिष्कृत किए, जिनका उपयोग बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं द्वारा किया गया। घुड़सवार सेना के आधुनिकीकरण और नई तकनीकों की खोज के प्रति पैटन का उत्साह अकादमिक क्षेत्र से परे था। उन्होंने गतिशीलता, इकाई समन्वय और सैन्य रणनीति में बख्तरबंद वाहनों को शामिल करने पर शोध किया, जिससे अमेरिकी बख्तरबंद सिद्धांत की हरीन पड़ दी। अपने सैन्य करियर के अलावा जॉर्ज पैटन को उन घटनाओं के लिए व्यापक ख्याति मिली जिन्होंने युद्धक्षेत्र से परे उनके निडर और दृढ़ व्यक्तित्व को उजागर किया। 1923 में मैसाचुसेट्स के सले में खड़ी एक आलीशान नौका पर आरामदेह सैर के दौरान पैटन ने बहादुरी से कई बच्चों को डूबने से बचाया। उन्होंने बिना रुके पानी में छलांग लगा दी। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक अपहरण को रोककर फिर से सुर्खियां बटोरी। केवल अपनी पिस्तौल से लैस होकर उन्होंने एक महिला का जबरन अपहरण करने की कोशिश कर रहे 3 लोगों का सामना किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों घटनाओं ने पैटन की छवि को एक बहादुर और साहसी व्यक्ति के रूप में मजबूत किया, जो युद्धक्षेत्र हो या नागरिक परिस्थितियां त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम थे और अमेरिकी जनता की नज़रों में उनके साहसी व्यवहार को रेखांकित किया। 1925 में जनरल पैटन को हवाई डिवीजन के साथ होनोलुलु बैरक में तैनात किया गया था, जहां वे द्वीपों की रक्षा की देखरेख कर रहे थे। अपने निरीक्षणों के दौरान उन्होंने सुविधाओं और रक्षात्मक तैयारियों को घटिया और अपर्याप्त बताते हुए संभावित विदेशी हमले के प्रति अपनी कमजोरी का स्पष्ट संकेत दिया। सैन्य अधिकारियों ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन लगभग 2 दशक बाद पर्ल हार्बर पर हुए विनाशकारी जापानी हमले ने अमेरिका की क्षेत्रीय रक्षा में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर करते हुए उनकी भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। हवाई में रहते हुए पैटन ने न केवल किलेबंदी और प्रशिक्षण की देखरेख की, बल्कि घुड़सवार इकाइयों के आधुनिकीकरण और मशीनीकृत रणनीतियों के अध्ययन की भी वकालत की और अमेरिकी सेना के बख्तरबंद युद्ध की ओर विकास
सकी भविष्यवाणी की। 1927 से 1931 तक पैटन वाशिंगटन डीसी में चीफ ऑफ कैवेलरी के कार्यालय में तैनात रहे, जहां उन्होंने मशीनीकृत युद्ध पर अपने सिद्धांतों को तैयार और समेकित किया। एक प्रबल समर्थक के रूप में उनका मानना था कि बख्तरबंद इकाइयों को पैदल सेना से स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, जो उस युग के लिए एक दूरदर्शी अवधारणा थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं द्वारा अपनाई गई बख्तरबंद रणनीतियों की झलक दिखाती थी। उनके काम में इकाई समन्वय, गतिशीलता, घुसपैठ की रणनीति और तीव्र युद्धाभ्यास में टैंकों को एकीकृत करने पर अध्ययन शामिल थे, जो बाद में उनकी तीसर ही सेना के अभियानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। 1932 में एक विवादास्पद घटना ने पैटन के करियर को चिह्नित किया, जब उन्होंने जनरल डगलस मैकार्थर के साथ 600 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए बोनस सेना को तरबितर करने में भाग लिया, जो प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गजों का एक समूह था जो तत्काल पेंशन भुगतान के लिए वाशिंगटन में इकट्ठा हुआ था। पूर्व युद्ध साथी होने के बावजूद पैटन को सभा को तितरबितर करने के लिए संगीनों और गैस के कनस्तरों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक ऐसा कार्य जिसे उन्होंने नापसंद किया और जिसकी वजह से सेना के भीतर और बाहर दोनों तरफ से आलोचना हुई। इस घटना से उनके करियर की प्रगति में कोई बाधा नहीं आई। 1934 में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया और कुछ ही समय बाद उन्होंने हवाई डिवीजन की कमान फिर से संभाल ली, जिससे प्रशांत क्षेत्र में सैन्य टुकड़ियों के पुनर्गठन और समकालीन युद्ध विधियों में अधिकारियों के प्रशिक्षण पर उनका प्रभाव और मजबूत हुआ। उनका करियर व्यक्तिगत कठिनाइयों से भी अछूता नहीं था। 1937 में यूनिट की गतिशीलता और समन्वय का मूल्यांकन करने वाले एक सैन्य अभ्यास के दौरान जॉर्ज पैटन के पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए सक्रिय कर्तव्यों से विराम लेना पड़ा। इस चोट ने जनरल के करियर को गहरा झटका दिया, क्योंकि इससे न केवल उनका पेशेवर करियर प्रभावित हुआ, बल्कि वे उन गतिविधियों में भी सीधे तौर पर शामिल नहीं हो पाए जो उन्हें बेहद प्रिय थीं, जैसे घुड़सवार सेना का अब हलंत्यास, क्षेत्र निरीक्षण और सैनिकों के प्रशिक्षण की देखरेख। स्वास्थ्य लाभ के दौरान पैटन ने इस समय का उपयोग सैन्य सिद्धांत का गहन अध्ययन करने, घुड़सवार सेना की रणनीति नियमावली का गहन अध्ययन करने और महत्वपूर्ण लड़ाइयों के इतिहास का पुनरावलोकन करने में किया। उन्होंने हैनिबल से लेकर नेपोलियन तक के कमांडरों की गतिविधियों, रणनीतियों और निर्णयों का बारीकी से विश्लेषण की, ताकि भविष्य की लड़ाइयों में इन जानकारियों को लागू कर सकें। 1938 में स्वस्थ होने के बाद पैटन को टेक्सास में 5वीं घुड़सवार सेना रेजिमेंट का कमांडर नियुक्त किया गया और अब वे जनरल के पद पर थे। इस पद ने उन्हें घुड़सवार सेना के आधुनिकीकरण का परीक्षण करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया, जो मोटरयुक्त और बख्तरबंद इकाइयों की ओर आने वाले बदलाव का संकेत था। उन्होंने घुड़सवार और मोटर चाल हित बलों को मिलाकर रणनीतियां लागू की, गति का आकलन किया, इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित किया और हल्के एवं भारी हथियारों का मिश्रण किया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण भूभागों में रात्रि प्रशिक्षण सत्रों और रसद अभ्यासों की वकालत की, यह समझते हुए कि समकालीन युद्ध में विभिन्न वातावरणों और युद्ध परिदृश्यों के लिए तत्परता और अनुकूलनशीलता दोनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा पैटन ने गहन घुसपैठ और पार्श्व आक्रमण के लिए त्वरित बल तैयार करने हेतु मशीनीकरण के प्रति बढ़ती रुचि दिखाई। ये ऐसी रणनीतियां थीं जिन्हें उन्होंने बाद में यूरोप में अमेरिकी तीसरी सेना का नेतृत्व करते हुए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। उनकी कार्यप्रणाली में सैनिकों की शारीरिक
और मानसिक तैयारी शामिल थी, जिसमें कठोर अनुशासन, सक्रिय कमान और त्वरित निर्णय लेने पर जोर दिया गया था। ये वे सिद्धांत थे जिन्हें वे बड़े पैमाने पर संघर्षों में विजय के लिए अपरिहार्य मानते थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सैन्य टुकड़ियों के साथ सहयोग को और मजबूत किया, पैदल सेना, तोपखाने और मोटर चालित इकाइयों के बीच समन्वय की जांच की, साथ ही विमानन के सामरिक सुदृढ़ीकरण का भी अध्ययन किया। पैटन ने महसूस किया कि समकालीन युद्ध पारंपरिक घुड़सवार युद्धों और आमने सामने की रणनीतियों से कहीं आगे निकल चुका था, जिसके लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, जहां गतिशीलता, आश्चर्य और त्वरित क्रियान्वयन महत्वपूर्ण थे। परिणामस्वरूप टेक्सास में उनके कार्यकाल ने न केवल एक सख्त और अनुशासित कमांडर के रूप में पैटन की प्रतिष्ठा को मजबूत किया, बल्कि नॉर्मंडी मुक्ति से लेकर आश्चर्यजनक जर्मन अभियान तक फैली उनकी असाधारण युद्धकालीन उपलब्धियों के लिए बौद्धिक और व्यावहारिक ढांचा भी प्रदान किया। घुड़सवार सेना से मशीनीकृत इकाइयों में परिवर्तन के उनके अनुभव ने उनकी रणनीतिक सोच को काफी प्रभावित किया, जिससे कुछ वर्षों बाद यूरोपीय युद्धक्ष क्षेत्रों पर हावी होने वाले बख्तरबंद युद्ध की भविष्यवाणी करने में मदद मिली। सन 1939 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके चलते अमेरिकी सेना की तीसरी टुकड़ी ने जॉर्ज पैटन से संपर्क किया। उनका मिशन था उभरती हुई बख्तरबंद सेना को आकार देना और मजबूत करना, जिसे वे पारंपरिक घुड़सवार सेना के विकास के रूप में देखते थे। पैटन का मानना था कि टैंक न केवल पैदल सेना के साथ चले, बल्कि स्वतंत्र रूप से कार्य करें और दुश्मन की सीमाओं को तेजी से और प्रभावी ढंग से भेद सकें। यह एक दूरदर्शी अवधारणा थी, जो अंततः मित्र देशों के मशीनीकृत युद्ध की नींव बनी। 4 अप्रैल 1941 को पैटन को औपचारिक रूप से दूसरी बख्तरबंद डिवीजन का कमांडर नियुक्त किया गया, जिसके पास M3 स्टुअर्ट और M3 ली जैसे विभिन्न मॉडलों के 1000 से अधिक टैंक थे। जर्मन पैंजर टैंकों की तुलना में कम कवच और मारक क्षमता के बावजूद ये वाहन अमेरिकी बख्तरबंद सेना की रीढ़ बने। 1941 में पर्ल हार्बर पर हुए हमले, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया, ने पैटन की डिवीजन कमान पर गहरा प्रभाव डाला। सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण गहन वैश्विक संघर्ष की तैयारी में परिवर्तित हो गया। 1942 के दौरान पैटन ने कैलिफोर्निया की इंपीरियल वैली में व्यापक स्तर पर अभ्यास आयोजित किए, जिसमें रेगिस्तान और खुले मैदान में युद्ध की नकल करने वाले अभ्यासों की देखरेख की गई। इन अभ्यासों ने उनके सैनिकों को त्वरित युद्धाभ्यास और बख्तरबंद इकाई, तोपखाने और रसद सहायता समन्वय से परिचित कराया। पैटन का प्रशिक्षण दृष्टिकोण कठोर और सख्त था, जिसमें त्रुटियों के लिए बहुत कम गुंजाइश थी और प्रत्येक अभ्यास में गति, सटीकता और आक्रामकता पर निरंतर जोर दिया जाता था। गिस्चा रण में उन्होंने अपने प्रसिद्ध कथनों में से एक कहा, लक्ष्य अपने राष्ट्र के लिए मरना नहीं है, बल्कि शत्रु को पराजित करना है, जो आक्रामक युद्ध और दृढ़ संकल्प में उनके विश्वास को दर्शाता है। 8 नवंबर 1942 को पैटन ने ऑपरेशन टॉर्च का नेतृत्व किया, जो उत्तरी अफ्रीका, विशेष रूप से मोरक्को में पहला अमेरिकी आगमन था, जिस पर उस समय विची फ्रांस का नियंत्रण था। युद्ध में शामिल होने की उत्सुकता ने उन्हें एक प्रारंभिक त्रुटि करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यूएसएस ऑगस्टा क्रूजर को तट पर संभावित रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए गोलीबारी करने का निर्देश दिया, जिससे फ्रांसीसी तोपखाने की ओर से त्वरित जवाबी कार्रवाई हुई और परिणामस्वरूप नौकाओं को नुकसान पहुंचा। साथ ही उतरने वाले सैनिकों में भी हताहत हुए। इस प्रारंभिक अराजकता के बावजूद उनकी प्रगति नहीं रुकी।
पूर्णविराम भोर में उनके 33,000 सैनिक मेरिया और फिराला के बीच उतरे, जहां उन्हें विची फ्रांसीसी सेनाओं के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कई घंटों के युद्ध के बाद पैटन ने दुश्मन के किलेबंदी को भेदते हुए पनी बख्तरबंद टुकड़ियों के साथ 25 किलोमीटर आगे बढ़कर अंततः कैसाब्लांका में प्रवेश किया और मित्र देशों के लिए शहर और रणनीतिक रूप से मोरक्को को सुरक्षित कर लिया। इस विजय ने एक साहसी कमांडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया, जो आक्रामकता और सामरिक सूझबूझ के बीच संतुलन बना सकता था। हालांकि 1943 की शुरुआत में ट्यूनीशिया में रोमेल की अनुभवी अफ्रीका कोर के खिलाफ कैसरिन दर की लड़ाई में अमेरिकी सेना को एक महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने अमेरिकी कमान की खामियों, तालमेल की कमी और जर्मन मोबाइल युद्ध रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए सैनिकों की हलंत्याप्त तैयारी को उजागर किया। परिणामस्वरूप जनरल लॉयड फ्रेडेंडल, जो उस समय द्वितीय सेना कोर की देखरेख कर रहे थे, को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। 7 मार्च 1943 को ड्वाइट डी आइजेनहावर द्वारा सर्वोच्च सहयोगी कमांडर नियुक्त किए गए जनरल जॉर्ज पैटन को द्वितीय कोर की कमान संभालते हुए मित्र देशों की सेनाओं का पुनर्गठन करने और आक्रमण को पुनः शुरू करने का कार्य सौंपा गया था। अफ्रीका को के विरुद्ध एल घेत्तार की लड़ाई में सामरिक कमियों और लगभग असंभव बाधाओं का सामना करने के बावजूद पैटन विजयी हुए और ऐसा करने वाले पहले अमेरिकी जनरल बने। उनकी रणनीति में टैंकों की गतिशीलता, अचानक हमले और सटीक तोपखाने का समन्वय शामिल था, जिससे इतालवी जर्मन सेनाओं की स्पष्ट श्रेष्ठता पर प्रभावी ढंग से विजय प्राप्त हुई। इस अभियान में लगभग 6,000 एक्सिस सैनिक हताहत हुए और 40 टैंक नष्ट हो गए, जबकि अमेरिकियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लगभग 5,000 सैनिक हताहत हुए और 55 बख्तरबंद इकाइयां नष्ट हो गईं। फिर भी उन्होंने निर्णायक रणनीतिक प्रहार किया, जिससे जर्मन खतरे का तेजी से सबक सीखने और कुशलतापूर्वक मुकाबला करने की अमेरिकी सेना की क्षमता प्रदर्शित हुई। अल घेत्तार की जीत ने पैटन को एक साहसी और दृढ़ निश्चयी कमांडर के रूप में स्थापित किया, जो उत्तरी अफ्रीकी अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने मित्र देशों की सेनाओं का मनोबल बढ़ाया और बाद के उन आक्रमणों की नींव रखी, जिन्होंने अंततः धुरी देशों को अफ्रीका से बाहर निकाल दिया। यह उपलब्धि और भी उल्लेखनीय थी क्योंकि अमेरिकियों ने शेरमैन और स्टुअर्ट टैंकों का इस्तेमाल किया था, जो हल्के और कमजोर कवच वाले थे, जबकि उनके सामने पेंजर आई, पेंजर IV और खूंखार टाइगर जैसे टैंक थे, जो 88 मिमी की तोप से लैस थे, जो उस समय के सबसे घातक हथियारों में से एक थी। अल घेत्तार की जीत के बाद पैटन की प्रतिष्ठा आसमान छू गई और उनकी तुलना रेगिस्तान की लोमड़ी रोमेल से की जाने लगी। उन्होंने सहारा रेगिस्तान को तेजी से पार किया और रेगिस्तान में अपनी सेनाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने निजी स्टिनसन वॉयजर विमान का इस्तेमाल किया। 1943 में बिजर्टे बंदरगाह पर कब्जा करने के बाद ऑपरेशन वल्कन के साथ उनका अभियान सफलतापूर्वक चरम पर पहुंच गया, जिससे ट्यूनीशियाई अभियान प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। उन दिनों सैन्य इतिहास के प्रति अपने प्रबल प्रेम से प्रेरित होकर पैटन ने जामा के अवशेषों का दौरा करते हुए स्वयं को हैनिबल बारका का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जामा में ही 202 ईसा पूर्व में हैनिबल को स्किपियो अफ्रीकनस ने पराजित किया था। इसके बाद 10 जुलाई 1943 को पैटन ने सिसिली पर मित्र देशों के आक्रमण ऑपरेशन हस्की के दौरान 7वीं अमेरिकी सेना की कमान संभाली। उनकी सेना ने द्वीप के दक्षिणी भाग में 80 किलोमीटर के क्षेत्र में लैंडिंग की, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य गिला पर कब्जा करना था।
3 दिनों तक उन्होंने इतालवी रक्षकों के खिलाफ भीषण लड़ाई का नेतृत्व किया और टाइगर टैंकों से किए गए जवाबी हमले को विफल कर दिया। उन्हें अपने रणनीतिक साथी द्वितीय सेना कोर के प्रमुख जनरल उमर ब्रैडली से सहायता प्राप्त हुई। सिसिली में पैटन को ब्रिटिश मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमरी, जो 8वीं सेना के नेता थे, के रूप में एक दुर्जयी प्रतिद्वंद्वी का यह सामना करना पड़ा। मोंटगोमरी का लक्ष्य मेसिना बंदरगाह पर कब्जा करना था, लेकिन कैटेनिया में इतालवी और जर्मन सेना के कड़े प्रतिरोध के कारण उनकी सेना को देरी का सामना करना पड़ा। दोनों जनरलों के बीच कड़वी प्रतिद्वंद्विता पनप गई। मोंटगोमरी सावधानीपूर्वक और सतर्क थे, जबकि पैटन आवेगी, आक्रामक और साहसी थे। परिणाम स्वरूप संघर्ष शुरू हो गए। तेजी से प्रगति की चाह में पैटन ने वरिष्ठ जनरल हेरोल्ड अलेक्जेंडर से पालेर्मो की ओर आक्रमण शुरू करने की अनुमति मांगी, जिसका उद्देश्य इतालवी जर्मन सेनाओं को घेरना था। शुरुआत में अलेक्जेंडर ने ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाओं के बीच टकराव को रोकने के लिए इस योजना को अस्वीकार कर दिया। हालांकि अधीर पैटन ने एक अंतिम शर्त रखी, जनरल, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे प्रतिबंधों से मुक्त करें और 7वीं सेना को उत्तर की ओर बढ़ने दें, पालेर्मो पर कब्जा करें और दुश्मन को 2 भागों में बांट दें। अंततः अलेक्जेंडर मान गए। 22 जुलाई 1943 को पैटन ने पालेर्मो पर कब्जा कर लिया और 44,000 इतालवी सैनिकों को बंदी बना लिया। सिसिली के उत्तरी तट के साथ मेसिना की ओर तेजी से बढ़ते हुए उन्होंने मोंटगोमरी से आगे निकलने का लक्ष्य रखा। 17 अगस्त को उनकी बख्तरबंद टुकड़ियां ब्रिटिश सैनिकों से कुछ ही मिनट पहले बंदरगाह पर पहुंच गई। अनुस्वर, जिससे सिसिली पर कब्जा हो गया और यह पैटन की सबसे महत्वपूर्ण विजयों में से एक बन गई। उन्होंने न केवल मोंटगोमरी को पीछे छोड़ दिया, बल्कि इस विजय ने गठबंधन में यूनाइटेड किंगडम के मुकाबले अमेरिका की सैन्य स्थिति को भी मजबूत कर दिया। हालांकि यह सफलता एक ऐसी घटना के आगे फीकी पड़ गई जिसने उनके करियर को खतरे में डाल दिया। अभियान के दौरान ट्रोइना के पास एक फील्ड अस्पताल में पैटन ने गंभीर रूप से घायल सैनिकों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। वहां से निकलते समय उनकी मुलाकात एक युवा सैनिक से हुई जो एक बक्से पर बैठा हुआ था और देखने में बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था। हलनसुकतावश उन्होंने पूछा, क्या हुआ है बेटा? सैनिक ने उत्तर दिया, कुछ नहीं जनरल, मैं बस इसे सहन नहीं कर पा रहा हूं। सैनिक समकालीन युद्ध में आमतौर पर पाई जाने वाली एक समस्या, जिसे युद्ध थकान कहा जाता है, से जूझ रहा था। ट्रोइना अस्पताल की घटना पैटन के करियर की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। इसका प्रभाव घटना की प्रकृति से कहीं अधिक था। इसने भूमध्य सागर में जनमत और सहयोगी रणनीति को प्रभावित किया। पैटन ने सैनिक की उदासीन या भयभीत प्रतिक्रिया को सैन्य अनुशासन और अपने सैनिकों की वीरता के लिए एक चुनौती के रूप में देखा, एक ऐसा मूल्य जिसे वे परम पवित्र मानते थे। अपने आवेगी स्वभाव और सम्मान की कठोर भावना ने उन्हें परिणामों की परवाह किए बिना तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप पैटन ने उस युवक को थप्पड़ मारा जिसे एक चरम कार्रवाई माना गया। हालांकि यह उनके इस दृढ़ विश्वास को दर्शाता था कि उनके नेतृत्व में कायरता को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अप्रत्याशित परिणाम यह हुआ कि अपमानित होने के बावजूद सैनिक ने पैटन के अधिकार को स्वीकार किया और कर्तव्य पर लौट आया, यहाँ तक कि बाद की लड़ाइयों में सक्रिय रूप से भाग भी लिया। यह घटना अस्पताल की सीमाओं से बाहर फैल गई और अनौपचारिक सूत्रों के माध्यम से मीडिया तक पहुंच गई, जिसे प्रभावशाली पत्रकार ड्रू पियर्सन ने और भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। खबरों में सनसनीखेज टिप्पणियां थीं जिनमें पैटन को एक हिंसक और अनुशासनहीन अधिकारी के रूप में चित्रित किया गया था, जिससे सैन्य अनुशासन
और घायल या आघातग्रस्त सैनिकों के उपचार की सीमाओं पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई। इससे कांग्रेस और जनता दोनों में आक्रोश फैल गया। कई समाचार पत्रों में संपादकीय लेख होन में उनकी बर्खास्तगी की वकालत की गई और एक सीनेटर ने कोर्ट मार्शल का अनुरोध किया। कई सैनिकों के परिवारों को लगा कि उनके बेटों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिससे शीर्ष अधिकारियों पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ गया। इस संकट के जवाब में ड्वाइट डी आइजनहावर ने घोटाले के संभावित नुकसान को समझते हुए पैटन को 1 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से सभी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया, जिससे उन्हें इटली में महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लेने से रोक दिया गया। पैटन की बर्खास्तगी के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परिणाम हुए उनके निष्क्रिय रहने से कम साहसी और विवेकशील जनरल लो ने इतालवी प्रायद्वीप में अमेरिकी सेनाओं का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप मित्र देशों की सेना की प्रगति धीमी हो गई और धुरी देशों की सेनाओं को अपनी रक्षात्मक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल गया। यदि पैटन सक्रिय होते तो वे सामरिक लाभ अधिक शीघ्रता से प्राप्त कर सकते थे, जिससे अभियान की अवधि कम हो जाती। इस बीच युद्ध जारी रहने के दौरान पैटन ब्रिटेन में तैनात थे, व्याख्यान दे रहे थे, छलपूर्ण अभियानों के लिए नकली इकाइयां बना रहे थे और अपने साथियों के बीच अपनी पेशेवर प्रतिष्ठा बनाए रख रहे थे। हालांकि इस दौरान उनकी सार्वजनिक छवि को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचा। पूर्णविराम। इस घटना के बावजूद सेना में उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आई, बल्कि इससे एक ऐसे अडिग कमांडर के रूप में उनकी छवि और मजबूत हुई जो अपने सैनिकों को उनकी क्षमताओं की चरम सीमा तक धकेलने और राजनीति हिक एवं मीडिया की कड़ी निगरानी के बावजूद सैन्य दक्षता को सर्वोपरि मानने के लिए जाने जाते थे। विवाद, कठोर अनुशासन और रणनीतिक कौशल का उनका मिश्रण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी विशेष शैली बन गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सार्वजनिक त्रुटियों को भी प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके सैनिकों के बीच एकता और गंभीर परिस्थितियों में युद्ध क्षमता को बनाए रखा जा सकता है। 1943 के अंत से 1944 की शुरुआत तक ब्रिटेन में निष्क्रिय रहने के बावजूद जॉर्ज पैटन सार्वजनिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहे, हालांकि वे सक्रिय युद्ध क्षेत्रों से दूर थे। इस दौरान उन्होंने प्रबंध रणनीति और सैन्य कमान पर भाषण दिए, साथ ही विभिन्न मीडिया संस्थानों को कई साक्षात्कार भी दिए, जिनमें उन्होंने बेझिझक अपने विवादास्पद और स्पष्टवादी व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया। सोवियत संघ, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वतंत्र फ्रांस का सहयोगी था, कि उनकी आलोचनाओं में न केवल राजनीतिक अनिर्णय के प्रति उनकी घृणा झलकती थी, बल्कि संघर्षों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से हल करने में उनका रणनीतिक विश्वास भी प्रकट होता था। उन्हें अक्सर सार्वजनिक समारोहों में अपने प्यारे छोटे टेरियर कुत्ते गिलर्मिटो के साथ देखा जाता था, जिसे वे बहुत प्यार करते थे और अक्सर प्रदर्शित करते थे। इससे उनकी एक ऐसी छवि बनी जो मनमोहक और विलक्षण दोनों थी, जिससे लोगों में सहानुभूति और जिज्ञासा दोनों जागृत होती थी। आइजनहावर ने पैटन के अपार कौशल और सैनिकों के मनोबल और दुश्मन की धारणा दोनों को प्रभावित करने की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें रणनीतिक रूप से ऑपरेशन फोर्टिट्यूड में शामिल किया। इस ऑपरेशन में पश्चिमी यूरोप में मित्र देशों की सेनाओं के वास्तविक लैंडिंग स्थल के बारे में जर्मन हाई कमान को गुमराह करने के लिए एक जटिल चाल चली गई थी। कागजों पर मौजूद इस काल्पनिक प्रथम अमेरिकी सेना का नेतृत्व करने के लिए नकली रेडियो और रबर के टैंकों को नियुक्त किया गया था, जिन्हें नकली स्थानों पर तैनात किया गया था। जर्मनों के बीच पैटन की कुख्याति को देखते हुए नाजी हाई कमान को विश्वास था कि पैटन पास दे कैलाइस के रास्ते प्राथमिक आक्रमण का नेतृत्व करेंगे।
यह छल कारगर साबित हुआ और 6 जून 1944 को हुए वास्तविक नॉर्मंडी आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इसमें अपेक्षा से कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिससे देशों के लिए एक मजबूत बीछेड़ स्थापित हो गया। इस छल में अपनी भूमिका पूरी करने के बाद और सिसिली अस्पताल की घटना के कारण निलंबित किए जाने के लगभग 1 साल बाद आइजनहावर ने पैटन को बहाल कर दिया और हेलंथो ने 1944 की गर्मियों में अमेरिकी तृतीय सेना की कमान संभाली। अपनी कमान संभालते हुए उमर ब्रैडली, जो पहले अभियान में पैटन के साथी थे और अब द्वितीय सेना समूह के कमांडर थे, ने पैटन के प्रदर्शन की निगरानी की कार्यभार संभालते ही पैटन ने अपनी वरकमाना साहसी रणनीति और कुशलता का प्रदर्शन किया। एवरांचेस आक्रमण के दौरान उन्होंने एक त्वरित हमला शुरू किया जिसने जर्मन रक्षा पंक्ति को भेद दी। ब्रिटनी में दुश्मन की बड़ी इकाइयों को अलग-थलग कर दिया, ब्रेस्ट के किलेबंद नौसैनिक अड्डे को निरस्त्र कर दिया और कब्जा करने वाली टुकड़ियों के संगठित प्रतिरोध को कुचल दिया। बाद में ऑपरेशन कोबरा के दौरान पैटन ने एक पार्श्व आक्रमण रणनीति अपनाई, जिससे उनकी टुकड़ियां नॉर्मंडी की ओर बढ़ीं और फालेस की घेराबंदी कर ली। इस समय लगभग 60,000 जर्मन सैनिक घिर गए, भागने में असमर्थ थे और अंततः उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस अभियान ने गति, आक्रामकता और समन्वय के उस मिश्रण को रेखांकित किया जो पैटन के दृष्टिकोण की विशेषता थी। टैंक एक साथ आगे बढ़ रहे थे, पैदल सेना सुरक्षित थी और निरंतर हवाई सहायता दुश्मन की सेनाओं में तबाही मचा रही थी। इस विजय ने उन्हें युद्ध के दौरान सबसे प्रतिष्ठित कमांडरों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। साथ ही साथ ब्रिटिश फील्ड मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमरी को भी पीछे छोड़ दिया, जो कई हफ्तों से कांस में फंसे हुए थे। मित्र देशों के आक्रमण की गति को तेजी से पुनः प्राप्त करने और दुश्मन की गलतियों का फायदा उठाने की पैटन की क्षमता उनकी परिचालन कुशलता का उत्कृष्ट उदाहरण थी, जिसने न केवल उनके सैन्य नेतृत्व को मजबूत किया बल्कि पश्चिमी अभियान की रणनीति में उनकी अपरिहार्य भूमिका को भी पुष्ट किया। अपने शानदार नॉर्मंडी अभियान के बाद जॉर्ज एस. पैटन अमेरिकी आक्रमण की शक्ति के प्रतीक के रूप में उभरे। युद्धाभ्यास युद्ध में उनकी दक्षता और सामरिक रणनीति में उनकी साहसिकता को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने बेझिझक अपनी विशिष्ट व्यंग्यात्मक बुद्धि का प्रदर्शन किया। अपनी सेना की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध कथनों में से एक कहा, ये सबसे बड़े बहादुर आदमी के नेतृत्व में बहादुरों के बेटे हैं। स्वयं के बारे में कहे गए इस कथन में उनके सैनिकों की क्षमताओं पर उनका विश्वास और उनका साहसी हास्यबोध दोनों झलकते थे, जो उन्हें सबसे भीषण लड़ाइयों के दौरान भी एकजुट और प्रेरित कर सकता था। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद पैटन ने अपने वरिष्ठों के आदेशों या नौकरशाही समन्वय के बिना ही कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं किया। उनका मानना था कि गति और पहल महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने जर्मन क्षेत्र में गहराई तक घुसकर युद्ध को काफी कम करने के उद्देश्य से थर्ड रीच सीमा की ओर कूच किया। हालांकि रसद एक चुनौती थी, ईंधन की कमी के कारण उनकी बंद इकाइयां वर्दुन के पास रुक गईं। यह कोई मामूली बात नहीं थी। वाइटरी आइजनहावर और उमर ब्रैडली ने जानबूझकर पेट्रोल की आपूर्ति कम कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर पैटन बिना हवाई सुरक्षा या अतिरिक्त सैनिकों के दुश्मन के इलाके में फंस गए तो वे हमला शुरू कर सकते हैं, जिससे भारी तबाही मच सकती है। पैटन को तुरंत गुस्सा आ गया। उनका मानना था कि दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका उनका आक्रामक और तेज हमला ही है, और उन्होंने अपने वरिष्ठों पर ब्रिटिश मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमरी का पक्ष लेने का आरोप लगाने में कोई संकोच नहीं किया।
जिनकी धीमी गति से आगे बढ़ने की रणनीति हेरी की साहस के बिल्कुल विपरीत थी। अपनी विशिष्ट बेबाकी से उन्होंने कहा, अगर आपने मुझे आगे बढ़ने दिया होता तो मैं युद्ध समाप्त कर देता। 10 दिनों में मैं राइन नदी तक पहुंच जाता। पैटन के अधीन हेलंथों को इस विडंबना का एहसास था, क्योंकि वे समझ गए थे कि निर्णायक हमले का मौका उनके हाथ में है। सीमित संसाधनों के कारण पैटन ने अपना हमला फ्रांसीसी जर्मन सीमा पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रणक्षेत्र लोरेन की ओर लक्षित किया। 2 भीषण महीनों के युद्ध के दौरान हर 1 किलोमीटर आगे बढ़ने का मतलब घने जंगलों और जर्मन रक्षा पंक्ति के बीच एक कठिन अटूट लड़ाई थी। 23 नवंबर 1944 को तीसरी सेना ने लगभग अभेद्य मेट्स किले पर कब्जा कर लिया। यह जीत रणनीतिक लाभ और अपार नैतिक महत्व प्रदान करती थी। इसने यह प्रदर्शित किया कि आधुनिक तोपखाने से सुसज्जित मध्ययुगीन किलेबंदी के बावजूद भी दृढ़ संकल्प और त्वरित रणनीति दुश्मन की रक्षा पंक्ति को भेद सकती है। इसके तुरंत बाद दिसंबर में जर्मनों ने पश्चिमी मोर्चे पर अपना अंतिम विशाल आक्रमण किया। आर्डेन्स का युद्ध इस अचानक हमले ने बेल्जियम और लक्समबर्ग में मित्र देशों की सेनाओं को निशाना बनाया, कई अमेरिकी डिवीजनों को नष्ट कर दिया और 101वीं एयरबोर्न डिवीजन को बास्तोगने में फंसा दिया। परिस्थितियां गंभीर थीं। बेहद विकट परिस्थिति में सैनिक कड़ाके की ठंड, रसद की कमी और जर्मन तोपखाने व बख्तरबंद इकाइयों के लगातार हमलों का सामना कर रहे थे। मनोबल बेहद गिरा हुआ था और पूर्ण पतन का आभास मंडरा रहा था। इस नाजुक मोड़ पर आइजनहावर ने पैटन की ओर रुख किया, जो त्वरित निर्णय लेने और सामरिक कुशलता के लिए प्रसिद्ध एकमात्र जनरल थे। जब सर्वोच्च कमांडर ने उनसे पूछा कि बास्तोगने की सहायता के लिए अपनी सेनाओं के पुनर्गठन में उन्हें कितना समय लगेगा, तो पैटन ने तुरंत उत्तर दिया, अभी। यह उत्तर न केवल उनकी बहादुरी को दर्शाता है, बल्कि युद्ध को एक कला के रूप में देखने की उनकी समझ को भी, जहां तत्काल कार्रवाई परिणामों को प्रभावित कर सकती है। पैटन ने आश्चर्यजनक गति से अपनी बख्तरबंद टुकड़ियों को तैनात किया। हिमपात, सीमित रसद और जर्मन टैंकों की तकनीकी श्रेष्ठता के बावजूद उनकी तीसरी सेना ने बेल्जियम के जंगलों से तेजी से आगे बढ़ते हुए घात लगाकर किए गए हमलों और अलग थलग पड़े प्रतिरोधों को चकमा दिया। मित्र देशों की वायु शक्ति के साथ तालमेल बिठाना बेहद जरूरी था। बमवर्षक और लड़ाकू विमानों ने रास्ते बनाए, प्रतिरोध के गढ़ों को ध्वस्त किया और अमेरिकी टैंकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पैटन की विशिष्ट सावधानीपूर्वक योजना और त्वरित अनुकूलन क्षमता के जटिल में हिश्रण ने बास्तोगने को तेजी से बचाने में मदद की। इस अभियान का परिणाम जितना चौंकाने वाला था, उतना ही नाटकीय भी। तीसरी सेना के टैंकों ने बास्तोगने पर धावा बोल दिया, जिससे 101वीं वायु सेना हीजन मुक्त हो गई और पश्चिमी मोर्चे को मजबूती मिली। पैटन की कार्रवाई ने न केवल घिरे हुए हजारों सैनिकों को बचाया, बल्कि जर्मन आक्रमण को भी विफल कर दिया, जिससे पश्चिमी यूरोप में स्थिति को पलटन की तीसरे रह की अंतिम आशाएं भी चकनाचूर हो गईं। अपने साहसिक कदम से पैटन ने साबित कर दिया कि गति, आक्रामकता और पहल एक शक्तिशाली और अच्छी तरह से तैयार दुश्मन को भी हरा सकती है, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे प्रतिभाशाली और विवादास्पद रणनीतिकारों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। उनकी बख्तरबंद टुकड़ियां लगभग असंभव परिस्थितियों में भी तेजी से उत्तर की ओर बढ़ीं। सर्दियों के भीषण बर्फीले तूफान में जर्मन टैंक बेहतर हथियारों से लैस थे, रसद की कमी थी और मित्र देशों की हवाई सुरक्षा का अभाव था, जिसके चलते लुफ्टवाफे आसमान में हावी रही। मार्शल हेर्ड वॉन रूनस्टेड के नेतृत्व में जर्मन सेना आगे बढ़ती रही। जंगल में हुए हमलों और युद्ध की थकान से
उनकी संख्या कम हो चुकी थी। पहली बार पैटन को हार का सामना करना पड़ा। हताशा में उन्होंने आस था का सहारा लिया और अपने पादरी जेम्स ओनील को अनुकूल मौसम के लिए प्रार्थना लिखने को कहा। मित्र देशों के हस्तक्षेप के लिए साफ आसमान का होना पैटन का विश्वास था और अगले दिन धूप खिलने से उनका विश्वास सही साबित हुआ। 1945 की शुरुआत में जर्मनी भर में पैटन के आक्रमण ने उनकी रणनीतिक बहादुरी और युद्धाभ्यास में उनकी कुशलता को उजागर किया। बास्तोगने की मुक्ति के बाद उनकी सेना ने रक्षात्मक रुख अपनाने से इनकार कर दिया और अपनी यांत्रिक श्रेष्ठता और उच्च मनोबल का लाभ उठाते हुए दृढ़ आक्रमण किया। मित्र देशों द्वारा लगभग अभेद्य मानी जाने वाली सिगफ्रीड रेखा पैटन को रोक नहीं पाई। तोपखाने, पैदल सेना और बख्तरबंद डिवीजनों के समन्वित हमलों के माध्यम से उन्होंने जर्मन रक्षा पंक्ति को भेद दिया और दुश्मन को भारी दबाव में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उनके नेतृत्व में हेन तीसरी सेना पैलेटिनेट में तेजी से आगे बढ़ी। चुनौतीपूर्ण भूभाग, पहाड़ी जंगलों और नदियों को पार करते हुए, जिसके लिए रचनात्मकता और त्रुटिहीन रसद की आवश्यकता थी। पैटन ने स्वयं अपने डिवीजन होन की तैनाती की निगरानी की, विस्तृत मानचित्रों और अपनी सामरिक कुशलता का उपयोग करते हुए विभिन्न मोर्चों पर हमलों की योजना बनाई। प्रमुख शहरों पर कब्जा न केवल रणनीतिक महत्व रखता था, बल्कि प्रतीकात्मक महत्व भी रखता था। ट्रायर, कोब्लेंस और मेंस वेहरमाख्त के लिए महत्वपूर्ण संचार और परिवहन केंद्र थे और इन पर कब्जा करने से जर्मन आपूर्ति और वापसी के रास्ते बाधित हो गए, जिससे पश्चिमी मोर्चे की स्थिति और बिगड़ गई। अल्सैस और सार क्षेत्र में पैटन को अधिक संगठित और दृढ़ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तीसरी सेना का सामना कर रहे जर्मन सैनिकों ने घात लगाकर, बारूदी सुरंगें बिछाकर और अचानक हमले करके आक्रमण में देरी करने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की त्वरित प्रतिक्रिया और अनुशासन, साथ ही बख्तरबंद इकाइयों और हवाई सहायता के व्यापक उपयोग ने पैटन को रोकने के सभी प्रयासों को निष्प्रभावी बना दिया। मित्र देशों की विमानन के साथ प्रभावी समन्वय महत्वपूर्ण साबित हुआ। सामरिक विमानों, बमवर्षकों और लड़ाकू विमानों ने किले, बंद ठिकानों और सुदृढ़ीकरण टुकड़ियों को निशाना बनाया, जिससे टैंक बिना लंबे ठहराव के आगे बढ़ सके। पैटन के सैनिकों का मनोबल आशावादी बना रहा। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाने वाले पैटन ने अपने सैन्य अधिकारियों और सैनिकों में विश्वास जगाया। वे अक्सर युद्ध के मोर्चे पर जाते और विभिन्न सैन्य टुकड़ियों के बीच निर्बाध संचार बनाए रखते थे। उनकी हास्यपूर्ण, हलंत व्यंग्यात्मकता और सैनिकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध, हालांकि कभी-कभी विवादपूर्ण भी होते थे, ने एक जुझारू भावना को बढ़ावा दिया, जिससे त्वरित और निर्णायक विजय प्राप्त हुई। ब्रैडली की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए केवल 2 डिवीजनों के साथ ट्रायर पर कब्जा करना उनकी विचारधारा का प्रतीक था। पहल करना और साहस दिखाना, सावधानीपूर्वक योजना और दुश्मन के संख्यात्मक लाभ को मैं हाथ दे सकता था। पैटन द्वारा कब्जा किए गए प्रत्येक शहर ने जर्मन रक्षात्मक शक्ति को कमजोर किया और रीच के पतन को गति दी। महत्वपूर्ण जलमार्गों पर कोब्लेंस और बिंगेन के रणनीतिक स्थान ने मोसे ले नदी पर मित्र देशों के प्रभुत्व की गारंटी दी, जबकि मेंज, वर्म्स और लुडविग्सहाफेन उद्योग और परिवहन अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण थे। आक्रमण की गति ने मित्र देशों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। पूर्णविराम 22 मार्च 1945 को जनरल जॉर्ज पैटन ने अपने करियर का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। राइन नदी को पार करना उनके इंजीनियरों द्वारा तेजी से बनाए गए अस्थायी पुल ने तीसरी अमेरिकी सेना को जर्मन सेना की जवाबी कार्रवाई से पहले ही इस दुर्गम नदी को पार करने में सक्षम बना दिया।
इस सामरिक चाल के कारण लगभग 37,000 जर्मन सैनिक घिर गए और अपनी रक्षा पंक्ति को फिर से व्यवस्थित करने में असमर्थ रहे। उमर ब्रैडली और न के साथी जनरलों ने कहा कि इस गति ने द्वितीय विश्व युद्ध में भविष्य के मशीनीकृत युद्ध के लिए एक मानक स्थापित किया, जिससे पैटन की प्रसिद्धि एक सबसे साहसी रणनीतिकार के रूप में और भी मजबूत हुई। पूर्णविराम। पैटन ने अपनी विशिष्ट हास्यव्यंग्य और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में अपने मित्र और कमांडर उमर ब्रैडली को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, ब्रैड, सबको सूचित कर दो कि तीसरी सेना राइन नदी पर हार करने में मोंटगोमरी से आगे निकल चुकी है। यह घटना न केवल एक रणनीतिक विजय थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक प्रहार भी थी जिसने मित्र देशों और प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से मोंटगोमरी के बीच उनकी हलनस्थिति को और मजबूत किया। मोंटगोमरी का सतर्क दृष्टिकोण पैटन की साहसी रणनीति के बिल्कुल विपरीत था। राइन नदी पार करने के बाद पैटन ने जर्मनी में निरंतर आक्रमण करते हुए दुश्मन के किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हुए 82,000 जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया, जबकि उनके सैनिकों में केवल 1,043 हताहत हुए। इन अभियानों की तेजी और शक्ति ने उनकी मिश्रित बख्तरबंद इकाइयों, पैदल सेना और हवाई सहायता रणनीति की प्रभावकारिता को रेखांकित किया, एक ऐसी विधि जिसे उन्होंने पिछले कई वर्षों के अभियानों में परिष्कृत किया था। अप्रैल 1945 में तीसरी सेना रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्र रूर बेसिन की ओर बढ़ी, जो जर्मनी के सैन्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण था। एक त्वरित अभियान में पैटन की सेना ने लगभग 400,000 जर्मन सैनिकों को घेर लिया, जिन्होंने न्यूनतम प्रतिरोध के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह पैटन ने पूरे युद्ध में किसी एक मित्र सेना के जनरल द्वारा सबसे अधिक कैदियों को पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया। इस जीत ने न केवल जर्मनी की रक्षात्मक शक्ति को कमजोर किया, बल्कि तीसरे रेह के पूर्ण पतन को भी गति दी। पैटन के अंतिम आक्रमण में एल्बे नदी और बवेरियन क्षेत्र की ओर प्रतिदिन लगभग 50 किलोमीटर की तीव्र वृद्धि शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 84,860 वर्ग किलोमीटर जर्मन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। पैटन के नेतृत्व में तैनात टुकड़ियों ने गतिशीलता और मारक क्षमता का प्रभावी संयोजन करते हुए जर्मन सेना को भारी क्षति पहुंचाई। 20,100 सैनिक मारे गए, 47,700 घायल हुए और 140 बंदी बनाए गए। इसके विपरीत तीसरी सेना को कम नुकसान हुआ, जिसमें 20 सैनिक मारे गए, 7,954 घायल हुए और 91 लापता हो गए। बवेरिया पर विजय प्राप्त करने के बाद तीसरी सेना चेकोस्लोवाकिया में आगे बढ़ी और बोहेमिया के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया। एक भीषण झड़प के बाद 6 मई 1945 को पैटन की सेना ने पिल्सेन पर कब्जा कर लिया। दुर्भाग्यवश वाशिंगटन और मॉस्को के बीच हुए राजनीतिक समझौतों के कारण पैटन प्राग की ओर आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि इन समझौतों के तहत चेक राजधानी पर लाल सेना का नियंत्रण था। इस बाधा से पैटन बेहद नाराज हुए और उन्होंने अमेरिकी उच्च कमान में कम्युनिस्ट घुसपैठ का आरोप भी लगाया, जिसके कारण उनके अभियान बाधित हो रहे थे। फिर भी उनके अभियान की समग्र सफलता उल्लेखनीय थी। अफ्रीका में शुरुआती लड़ाइयों से लेकर पिल्सेन की अंतिम विजय तक पैटन ने अपन ही सेनाओं का नेतृत्व करते हुए लगभग 210,000 वर्ग किलोमीटर शत्रु भूमि पर कब्जा कर लिया। गति, आक्रामकता और रणनीतिक रसद के साथ साथ हवाई सहायता के उनके कुशल संयोजन ने तीसरी सेना को एक दुर्जेय युद्ध शक्ति में बदल दिया, जिससे पैटन को द्वितीय विश्व युद्ध के दूसरे कार्यकाल के सबसे प्रतिभाशाली और खूंखार जनरलों में से एक का खिताब मिला। विजयों की इस श्रृंखला ने न केवल उनकी सैन्य प्रतिष्ठा को बढ़ाया, बल्कि युद्ध इतिहास पर
एक अमिट छाप भी छोड़ी, यह दर्शाते हुए कि साहस और पहल संघर्षों की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती है। यूरोपीय मित्र देशों की विजय के बाद जॉर्ज पैटन को एक ऐसी दुविधा का सामना करना पड़ा जिसने उनके सैन्य करियर और युद्ध और कब्जे के प्रति उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण दोनों की परीक्षा ली। कार्रवाई में डूबे और विशाल लड़ाकू इकाइयों की कमान संभालने वाले व्यक्ति के लिए प्रशासनिक कार्य और कब्जे वाले क्षेत्रों की देखरेख करना एक निरंतर परेशानी बन गया। जून 1945 में पैटन ने जापानी साम्राज्य से लड़ने के लिए प्रशांत क्षेत्र में तैनाती की मांग की। उनका मानना था कि उनके नेतृत्व से एशियाई संघर्ष का अंत शीघ्र हो सकता है। हालांकि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उन्हें जर्मनी में प्रशासनिक कार्यभार सौंपा गया, पहले बवेरिया के अंतरिम कमांडर के रूप में, जो अपने रणनीतिक महत्व और हाल के नाजी शासन के इतिहास के कारण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। जर्मनी में अपने कार्यकाल के दौरान पैटन ने के संबंध में एक असामान्य और विवादास्पद रणनीति का समर्थन किया। उनका मानना था कि पूर्व नाजी अधिकारी राष्ट्र के पुनर्निर्माण में योगदान दे सकते हैं यदि वे सक्षम और क्षेत्र से परिचित साबित हों। इस रुख की सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय जनमत दोनों में कड़ी आलोचना हुई, क्योंकि इसे नाजी शासन के अपराधियों के प्रति नरमी के रूप में देखा गया। पैटन ने व्यावहारिक तर्कों के साथ अपने दृष्टिकोण को उचित ठहराया। मुख्य लक्ष्य युद्धोत्तर जर्मनी को स्थिर करना और एक प्रभावी सहयोगी प्रशासन स्थापित करना था, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक अव्यवस्था को रोकना था जिससे देश के भीतर हेलंट्यूनिस्ट या कट्टरपंथी समूहों को बढ़ावा मिल सके। पैटन के स्पष्टवादी व्यक्तित्व और सीधे-सादे व्यवहार के कारण अक्सर सार्वजनिक विवाद होते थे। उन्होंने खुले तौर पर सोवियत संघ, जो अमेरिका का पूर्व सहयोगी था, की आलोचना की और विभिन्न समुदायों के साथ-साथ अमेरिकी कब्जा नीतियों के बारे में भी विवादास्पद टिप्पणियां की। उन्होंने सोवियत मार्शल जॉर्जी ज़ुकोव के साथ तीखी बहस की, जो यूरोप में कम्युनिस्ट विस्तार के प्रति उनकी सतर्कता और पोत्सडैम और अन्य कब्जा समझौतों के ढांचे के भीतर सहयोगी सहयोग के प्रति उनकी नाराजगी को दर्शाती है। इन कार्यों, उनकी लोकप्रियता और उनके बेबाक रवैये के कारण अमेरिका में और यूरोप में व्यापक राजनीतिक और सैन्य विवाद उत्पन्न हुए। 7 अक्टूबर 1945 को स्थिति चरम पर पहुंच गई जब अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें तीसरी सेना के नेतृत्व से हटाकर 5वीं सेना की कमान सौंपने का निर्णय लिया। 5वीं सेना की मुख्य भूमिका जर्मनी में नाजीवाद का उन्मूलन और प्रशासनिक नियंत्रण थी। पैटन ने इस पद को स्पष्ट असंतोष और अपमान की भावना के साथ स्वीकार किया, क्योंकि वे इसे अपने लड़ाकू इकाई कमान के अनुभव की तुलना में निम्नतर भूमिका मानते थे। इस तबादले ने उनकी सैन्य कुशलता और उनके विवादास्पद व्यवहार के बीच के संघर्ष को उजागर किया। एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार होने के बावजूद उनके विचार और स्वभाव आधिकारिक कब्जा नीति और सहयोगियों के साथ राजनीतिक सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता से मेल नहीं खाते थे। 5वीं सेना का नेतृत्व करते हुए पैटन ने अपनी सैन्य सूझबूझ और विशिष्ट पद्धतियों का प्रयोग जारी रखा। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों का सावधानीपूर्वक आकलन किया, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का कड़ाई से प्रबंधन किया, ताकि अक्षमता के आगे झुके बिना पुनर्निर्माण में तेजी लाई जा सके। फिर भी उनका दृष्टिकोण अमेरिकी नौकरशाही और आइजनहावर के निर्देश से मेल नहीं खाता था, जो व्यक्तिगत उद्यम के बजाय राजनीतिक सहयोग पर जोर देते थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई और ठोस परिणामों के आदि पैटन नागरिक प्रशासन और नाजीवाद उन्मूलन को समय लेने वाले और थक
हाउ कार्य मानते थे, जिससे युद्धोत्तर जर्मनी के राजनीतिक और सैन्य भविष्य को आकार देने की उनकी क्षमता सीमित हो गई। युद्धोत्तर के इस चरण ने पैटन का एक और पहलू उजागर किया, एक प्रतिभाशाली जनरल ज हो कब्जे की राजनीति में उलझ गया था, जहां युद्ध के मैदान में जीत से मान्यता या स्वायत्तता की गारंटी नहीं मिलती थी। युद्धोत्तर जर्मनी के प्रति उनकी विरासत जटिल है। एक ओर उन्होंने महत्वपूर्ण आनय क्षेत्रों को सुरक्षित किया, बड़े पैमाने पर अशांति को रोका और कुछ क्षेत्रों में कुशल पुनर्निर्माण को सुगम बनाया। इसके विपरीत उनके कार्यों और कथनों ने कूटनीतिक कलह को जन्म दिया और शांत विपूर्ण समय में उच्च पद के लिए उनकी उपयुक्तता पर बहस छेड़ दी। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे साहसी और कुशल कमांडरों में से एक के रूप में पैटन की प्रतिष्ठा अडिग रही, जिससे एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि मजबूत हुई, जिन्होंने प्रशासनिक और व्यावसायिक चरणों में भी व्यावहारिक, स्पष्टवादी और साहसी व्यवहार प्रदर्शित किया और निरंतर कार्रवाई और कुशल क्षेत्रीय नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया। युद्ध के बाद जॉर्ज पैटन ने अपने ऊर्जावान स्वभाव और यूरोपीय इतिहास और संस्कृति के साथ सैन्य सेवा के मिश्रण की अपनी इच्छा को बरकरार रखा। उन्होंने अपने प्रशासनिक कर्तव्य हलंत्यों की शांति का उपयोग महाद्वीप के विभिन्न शहरों की यात्रा करने के लिए किया, न केवल प्रसिद्ध शहरी स्थलों का भ्रमण किया, बल्कि ऐतिहासिक महत्व के उन स्थानों का भी दौरा किया जो कभी युद्धक्षेत्र थे। उन्होंने पेरिस, रोuen, चार्ट्रेस, रीम्स, वर्दुन, मेट्स, ब्रुसेल्स और स्टॉकहोम की यात्रा की, जहां उन्होंने मध्ययुगीन संरचनाओं, प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध स्थलों और प्रतिरोध एवं सैन्य विजयों के प्रतीक स्मारकों के प्रति गहरी रुचि प्रदर्शित की। पैटन के लिए प्रत्येक यात्रा ऐतिहासिक युद्ध रणनीतियों, नेतृत्व और युक्तियों के बारे में सीखने का एक अवसर थी, जो सैन्य इतिहास में गहन अध्ययनरत एक विद्वान के उत्साह से प्रेरित थी। अपने गैरलड़ाकू भूमिकाओं में भी उनका व्यक्तित्व अपरिवर्तित रहा। वे स्पष्टवादी और विवादास्पद बने रहे और अमेरिकी आंतरिक नीतियों अनुस्वर, उच्च अधिकारियों के निर्णयों और जर्मनी पर कब्जे के लिए अपनाए गए तरीकों की खुलेआम आलोचना करते रहे। अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करने से न डरते हुए वे नौकरशाही, धीमी पुनर्वास प्रक्रियाओं और यूरोपीय राजनीति में सोवियत प्रभाव को लेकर अपनी निराशाओं के कारण अक्सर उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों और सहयोगी अधिकारियों से भिड़ते रहे। सेना का नेतृत्व करने और युद्ध क्षेत्र में त्वरित हित निर्णय लेने में उनकी दक्षता के बावजूद पैटन का आवेगी स्वभाव और राजनीतिक कुशलता की कमी युद्धोत्तर काल में उनके चरित्र के विरोधाभासी पहलू थे। 9 दिसंबर 1945 को एक अचानक और घातक घटना घटी, जब उनकी जीप सार्जेंट रॉबर्ट थॉम्पसन द्वारा संचालित ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में पैटन की गर्दन में गंभीर फ्रैक्चर हो गए और रीढ़ की हड्डी को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंची। उन्हें हाइडेलबर्ग के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और वे कई हफ्तों तक वहीं रहे। व्यापक चिकित्सा उपचार और गहन देखभाल के बावजूद उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उनसे उबरना संभव नहीं था। शारीरिक चुनौतियों का सामना करने और कठिनाइयों पर विजय पाने के आदी पैटन एक दुर्घटना के बाद पूरी तरह से लाचार हो गए, लगातार दर्द झेल रहे थे और उनके शरीर की गति पूरी तरह से बाधित हो गई थी। उन्हें हाइडेलबर्ग के एक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कई तरह की प्रक्रियाओं और उपचारों का प्रयास किया, लेकिन सभी व्यर्थ साबित हुए। लगभग 2 सप्ताह तक उन्होंने असहनीय पीड़ा झेली, जबकि उनका परिवार उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ रहने के लिए अमेरिका से आया था। फेफड़ों में सूजन, पल्मोनरी एडिमा के कारण उनकी हालत और बिगड़ गई, जिससे उनकी सांस लेने में काफी तकलीफ हुई। पहले से मौजूद फ्रैक्चर और लकवा बढ़ गया और अंततः
उन्हें जानलेवा दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनके प्रियजनों और एक मेहनती चिकित्सा दल ने उनके अंतिम दिनों में उनकी सहायता करने का प्रयास किया। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा। जॉर्ज पैटन का 21 दिसंबर 1945 को सुबह 6 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे साहसी और हलंत्रसिद्ध जनरलों में से एक का जीवन समाप्त हो गया। फेफड़ों में सूजन पल्मोनरी एडिमा ने पहले ही उनकी स्थिति को और जटिल बना दिया था, जिससे उनकी श्वसन क्रिया प्रभावित हुई और उनका हृदय कमजोर हो गए। अपने अंतिम क्षणों में पैटन ने उन सैनिकों के बीच दफन होने की इच्छा व्यक्त की जिनका उन्होंने युद्ध में नेतृत्व किया था, जो उनके सैनिकों के प्रति उनकी निष्ठा और सैन्य भावना को दर्शाता है। उनकी इच्छा पूरी की गई। उनके अवशेषों को लक्समबर्ग के हैम कब्रिस्तान में ले जाया गया, जो एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहीं पर उन्होंने आर्डेन्स की लड़ाई के दौरान प्रसिद्ध जवाबी हमले का नेतृत्व किया था। पैटन की मृत्यु न केवल एक असाधारण सैन्य करियर के अंत का प्रतीक थी, बल्कि एक जटिल व्यक्तित्व के अंत का भी प्रतीक थी। एक करिश्माई, विवादास्पद, साहसी और अत्यंत आत्मविश्वासी नेता जो अपने ऐतिहासिक मिशन में दृढ़ विश्वास रखते थे। जॉर्ज स्मिथ पैटन जूनियर की विरासत अमेरिका और यूरोप की सीमाओं से परे थी, जिसने उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे प्रतिष्ठित जनरलों में से एक बना दिया। वे न केवल अपनी साहसी रणनीतियों और युद्धक्षेत्र में विजय के लिए, बल्कि अपने जीवंत, विवादास्पद और अद्वितीय व्यक्तित्व के लिए भी प्रसिद्ध थे। पैटन की विरासत उनके पूरे करियर में अर्जित सम्मानों और पदों से कहीं अधिक व्यापक है। उनका जीवन करिश्माई नेतृत्व, युद्ध में साहस और ऐतिहासिक घटनाओं को महत्वपूर्ण रूप से आकार देने की क्षमता का प्रमाण था। पेंचो विला दंडात्मक अभियान में अपनी प्रारंभिक अग्नि परीक्षा से, जहां उन्होंने विलिस्ता नेताओं को मारकर और न्यूनतम बलों के साथ साहसी कदम उठाकर व्यक्तिगत साहस का प्रदर्शन किया, से लेकर उत्तरी अफ्रीका, सिसिली, नॉर्मंडी और जर्मनी के भीतर तक के उनके प्रतिष्ठित अभियानों तक, पैटन एक ऐसे जनरल के प्रतीक बन गए जो गति, सामरिक प्रतिभा और रणनीतिक साहस का सहज मिश्रण कर सकते थे। आवेगी स्वभाव और परिश्रम की प्रबल इच्छाशक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने प्रशंसा के साथ साथ बहस भी छेड़ी। अपने वरिष्ठों का सामना करने, मोंटगोमरी जैसे सहयोगियों से विवाद करने या वैश्विक राजनीति और यूरोपीय साम्यवादी आंदोलनों के बारे में विवादास्पद राय व्यक्त करने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ, भले ही इससे उनकी तरक्की खतरे में पड़ जाए। उनकी निर्भीकता, विवाद करने की प्रवृत्ति और नाटकीयता ने उन्हें सैन्य हस्तियों के साथ सेलिब्रिटी शब्द के जुड़ने से पहले ही मीडिया में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया था। गिलर्मिटो के साथ उनके संबंधों की प्रसिद्धि, उनकी बेदाग वर्दी में शानदार पहनावा और प्रत्येक जीत की याद के तौर पर अपनी पिस्तौल की पकड़ पर निशान बनाने की उनकी प्रथा ने एक ऐसी व्यक्तिगत छवि गढ़ने में भूमिका निभाई जो विशुद्ध रूप से सैन्य क्षेत्र से परे थी। युद्ध के मैदान में पैटन ने मशीनीकृत युद्ध और गतिशीलता की गहरी समझ का प्रदर्शन किया। द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी जीतें न केवल वीरता से, बल्कि रसद, भूभाग और शत्रु की गतिविधियों को ध्यान में अनुस्वर रखते हुए की गई जटिल योजना से भी संभव हुईं। कोबरा अभियान, रूर बेसिन की मुक्ति और बवेरिया और चेकोस्लोवाकिया की ओर किए गए त्वरित आक्रमण जैसी कार्रवाइयां रणनीतिक सूझबूझ और त्वरित क्रियान्वयन के उनके कौशल को दर्शाती हैं, जिससे उन्होंने अपने नुकसान को कम करते हुए शत्रु के बड़े समूहों को भारी क्षति पहुंचाई। उनके नेतृत्व के दृष्टिकोण में अधीनस्थों की स्वायत्तता, कठोर अनुशासन और सैनिकों को निरंतर प्रेरित करना शामिल था,
क्योंकि उनका मानना था कि एक उत्साही और गतिशील सेना किसी भी बाधा को पार कर सकती है। पैटन सैन्य इतिहास के भी विद्वान थे और जूलियस सीजर, स्किपियो अफ्रीकनस, हैनिबल और जोन ऑफ आर्क जैसी हस्तियों का उनके युद्ध दर्शन और नेतृत्व शैली पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। उनका दृढ़ विश्वास था कि वर्तमान सफलता के लिए अतीत की रणनीतियों, अनुस्वर और युक्तियों को समझना अत्यंत आवश्यक है, और उनके अनेक निर्णयों ने ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साहसी अनुप्रयोग को प्रदर्शित किया। अतीत और वर्तमान के इस जुड़ाव ने उन्हें बख्तरबंद युद्ध का अगुवा बनने में सक्षम बनाया, जिससे भविष्य के संघर्षों में महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सुदृढ़ किया जा सका। दिसंबर 1945 में एक कार दुर्घटना में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण और असामयिक मृत्यु ने उनकी महानता या उनके प्रभाव को कम नहीं किया। उन्हें हैम कब्रिस्तान में उन सैनिकों के साथ दफनाया जाना जिनका उन्होंने नेतृत्व किया था और जिन्हें उन्होंने लगभग एक वर्ष पहले मुक्त कराया था। उनके सैनिकों के प्रति उनके पूर्ण लगाव और इस विचार का प्रतीक था कि नेताओं को अपने अधीन सैनिकों के साथ जीत और कठिनाइयों को साझा करना चाहिए। आज भी पैटन को एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार और साहसी सैनिक के रूप में याद किया जाता है। साथ ही वे एक ऐसे सांस्कृतिक प्रतीक हैं जो दृढ़ निश्चयी, जोशीले और वीर अमेरिकी जनरल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका जीवन और कार्य ऐतिहासिक शोध, फिल्मों, साहित्य और वृत्तचित्रों को प्रेरित करता रहता है। उनकी असाधारण विरासत में रणनीतिक कुशलता, अटूट दृढ़ता, आकर्षक व्यक्तित्व और नेतृत्व की ऐसी अवधारणा समाहित है जो इतिहास, सैन्य मनोविज्ञान और त्वरित एवं सशक्त कार्रवाई की नैतिकता को जोड़ती है। वे न केवल युद्धों में विजयी हुए, बल्कि एक मिथक गढ़ने वाले भी थे, एक ऐसे जनरल जिन्होंने यह समझा कि युद्ध केवल युद्धक्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धारणा, सैनिकों का मनोबल और साहस के बल पर पल भर में इतिहास को नया रूप देने की क्षमता भी शामिल है। सैन्य नेतृत्व, यंत्रीकृत युद्ध रणनीति और युद्ध इतिहास में व्यक्तित्व और सफलता के बीच संबंध के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बने रहने वाले पैटन ने अमेरिकी सेना और विश्व सैन्य इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली लेकिन विवादास्पद व्यक्तियों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। एक अमेरिकी जनरल से कहीं अधिक, जॉर्ज पैटन एक साहसी रणनीतिकार, निडर नेता और एक असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। पेंचोविला के दंडात्मक अभियान में अपनी शुरुआती लड़ाइयों से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बख्तरबंद युद्ध में अपने नवोन्मेषी कार्यों और अफ्रीका, सिसिली, नॉर्मंडी और जर्मनी के मुख्य क्षेत्रों में अपने शानदार अभियानों तक पैटन ने ये इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी रणनीतिक कुशलता, अटूट अनुशासन, निर्विवाद करिश्मा और विवादों का निरंतर मिश्रण ऐसे गुण थे जिन्होंने युद्ध नेतृत्व को पुनर्परिभाषित किया और उन्हें भावी पीढ़ियों के सैनिकों के लिए एक आदर्श बना दिया। अपने सैन्य करियर के दौरान उन्होंने शहरों को मुक्त कराया, शत्रु सेनाओं को परास्त किया और अपनी बहादुरी और दृढ़ता से लोगों में विस्मय और श्रद्धा का संचार किया तथा युद्ध के मैदान में निरंतर और बिना रुके अपना दबदबा बनाए रखा। दुखद रूप से जर्मनी में एक कार दुर्घटना में उनका जीवन असमय समाप्त हो गया, हालांकि उनका प्रभाव आज भी कायम है। पूर्णविराम पैटन उस शक्ति, सुनियोजित आक्रामकता और रणनीतिक सूझबूझ का प्रतीक हैं जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना को एक दुर्जेय शक्ति में बदल दिया। अपनी विजयों, संघर्षों और करिश्मा के साथ जॉर्ज पैटन को इतिहास में सर्वकालिक महानतम जनरलों में से एक के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध की भावना और युद्ध के प्रति अटूट प्रेम को मूर्त रूप दिया।